मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बट अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को कवर अप करना तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप नहीं होंगे, बल्कि वो पर्टिकुलर कंसेप्ट भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, एक बार तो एटलीस्ट वीडियो देखिए, देन यू विल गेट टू नो कि कितने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। अच्छा, यहाँ पर आगे चलें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जैसा आप अपने थंबनेल पे देख रहे हो कि 5000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हम लोग कवर अप करेंगे। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट रहेगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी आपकी। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आपने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आपने आज तक ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट अगर आप याद रख सकते हैं चीज़ों को, आप मगअप कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है या फिर आरओ का पेपर है तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, मेजॉरिटी में वो क्वेश्चन आते हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। सो यहाँ पर अगर सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रह गए तो आप एग्जामिनेशन आराम से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि डेली बेस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको कंप्लीट देखिए, कोई भी सजेशन फीडबैक को ज़रूर बताइए और बाकी चैनल के साथ तुरंत जुड़े रहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली बेसिस पर समीक्षा अधिकारी के लिए टेलीग्राम पर एक क्विज कंडक्ट कराई जा रही है। 40 से 50 क्वेश्चन वहाँ पर रहते हैं, पेड क्विज है देखो वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से वही क्वेश्चन बनते हैं। सो इसलिए वो पेड क्विज है, बट पेड क्विज के नाम पर भी बहुत मिनिमम आपसे चार्ज लिया जा रहा है, दैट इज़ 149 रुपीज़ ओनली। ठीक है, बट अक्टूबर से, पहले अक्टूबर से 199 रुपये फीस हो जाएगा। तो अगर आप चाहो उसको ज्वाइन करना, आप तुरंत वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। और डेली बेस पर जो क्विज आ रही है, इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसा जैसा कि आपका एग्जामिनेशन में रहता है, उसी इन्वायरमेंट में आप डेली बेस पर रात को 10 बजे वहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पिजन आइलैंड ये निम्न में से किस राज्य में लोकेटेड है। अब ये आंध्र प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में है, ये आंध्र प्रदेश में है या फिर ये कर्नाटका में है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटका। कर्नाटका में लोकेटेड है आपका पिजन आइलैंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या कुछ इसके बारे में है, पिजन आइलैंड के बारे में, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अंग्रेजी से डरना मत, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसको मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। सो डजेंट मैटर कि अंग्रेजी लिखी है कि हिंदी लिखी है, ज़रूरत यह है कि भैया आप यहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ें समझने लगो। सबसे पहली बात, ये नेत्रानी आइलैंड या फिर इसी को बोला जाता है आपका पिजन आइलैंड। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में पिजन आइलैंड लिखा हो या फिर नेत्रानी आइलैंड लिखा हो तो घबराना बिल्कुल मत। ठीक है, ये आपका एक ही चीज़ है। दूसरी बात ये कि ये कर्नाटका का जो तट है उससे थोड़ी सी दूर पर ये लोकेटेड है। और ये कैसा है आपका? कोरल आइलैंड है। ये तीन बातें इसके बारे में याद रखनी। जब हम कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका हमारा वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है यहाँ कहीं, ठीक है, और इधर हमारा क्या आ जाता है? ये अरब सागर, तो अरब सागर में। ठीक है, इस तरीके से ये सारे फैक्ट याद रखने। बाकी आगे हम बात करें नेत्रानी आइलैंड की, तो द नेत्रानी आइलैंड इन कर्नाटका इज़ होम टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीजन्स। ठीक है, और पीजन्स यानी कि इन्हीं की वजह से, पीजन्स की वजह से, कबूतरों की वजह से ही जो है इसका नाम क्या पड़ गया? पिजन आइलैंड पड़ गया। तो ये वाला पॉइंट और याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे पूछ लें कि इसका नाम पिजन आइलैंड क्यों है। तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे यहाँ पर पिजन है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? पिजन आइलैंड। कुछ और इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करें, माजुली आपने ज़रूर सुना होगा, असम का माजुली आइलैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की तैयारी के लिए आप करियर मित्रा के इन इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला हमारा टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए जाएंगे। दूसरा है टेलीग्राम पेड ग्रुप, इसमें आपको करंट अफेयर्स, उसके अलावा जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जो कि करंट न्यूज़ में रहे हैं वो सारे टॉपिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट्स के वो यहाँ पर कवर अप होंगे। और तीसरा हमारा जो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश, तो किसी भी मीडियम से आप हो, इट डजेंट मैटर, आपको दोनों ही उसमें सुविधा ये मिलेगी। इसमें आपको टोटल 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे जैसा आपका सिलेबस है, जिसमें 140 क्वेश्चंस जीएस के और 60 क्वेश्चंस हिंदी के। इस तरीके से आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ये कंप्लीट मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा, पर्टिकुलर वो टॉपिक इन डेप्थ कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर अभी भी और आपकी तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकते, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लो। पहला जो टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है इसको तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है। टेलीग्राम पेड ग्रुप की बात करें, अभी इसका 99 रुपये फीस है। 10 तारीख के बाद, 10 सितंबर के बाद इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ हो जाएगी, तो जल्दी करिए, अभी इसको ज्वाइन करिए।
तीसरा जो हमारा 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ये है टेस्ट का, तो इसमें आपको अभी जो पेमेंट करना रहेगा ये 899 रुपये रहेगा। इसके बाद इसकी फ़ीस अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो अगर आप एक बार टेस्ट देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसकी फ़ीस जो है 899 है, यानी कि 899 रुपीज़ है। ठीक है, सो जल्दी करिए, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ 9027281376, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा 6395649901, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। यानी कि नदी में जो एक आइलैंड होता है उसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा है। कौन सी नदी पर लोकेटेड है? ये ब्रह्मपुत्रा पर है, विच इज़ इन स्टेट ऑफ असम। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें श्रीहरिकोटा की। इसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन पुलिकट लेक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और पुलिकट लेक के बीच में लोकेटेड है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्रीहरिकोटा आइलैंड। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च साइट यूज्ड बाय इसरो, मतलब इसरो जो यहाँ से अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, इस वजह से श्रीहरिकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट और आंध्र प्रदेश इसके बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, पुलिकट लेक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आइलैंड है आपका न्यू मोर। न्यू मोर आइलैंड की बात करें तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? पुरभाषा नाम से, और साउथ तलपट्टी आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ located close to the हरिभंगा रिवर माउथ ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हरिभंगा जो रिवर है उसके मुख पर ये लोकेटेड है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ एन अनहैबिटेटेड रीजन, मतलब यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। क्लेम्ड बाई बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश और हिंदुस्तान दोनों ही इस पर जो है अपनी निगाह बनाए रखते हैं, मतलब दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। ड्यू टू स्पेकुलेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द एरिया। अब ऑब्वियसली बात है कि भैया लोग रह नहीं रहे, फिर भी दोनों ही देश यहाँ पर अपना अपना हक जताने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी संभावना है कि आपको ऑयल मिलेगा और नेचुरल गैस मिलेगी। इस चक्कर में जो है दोनों देश क्लेम करते हैं। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाई इंडिया इवन दो इट इज़ नाउ बिलो सी लेवल। अब ये समुद्र में डूब चुका है, उसके बाद भी हिंदुस्तान ही जो है इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, मतलब हिंदुस्तान का ही इस पर हक चल रहा है। इट पोजेसेस अ वल्नरेबल इकोलॉजी एंड मैनग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें फूमडीज, जो आपने 100% सुना होगा कि तैरता हुआ आइलैंड या फिर फ्लोटिंग आइलैंड। So Fumdis are a collection of floating islands that are unique to the Loktak Lake in Manipur। तो मणिपुर में जो लोकटक लेक है उसमें ये फूमडी, उसका नाम अंग्रेजी में आप वैसे लिख दो, मतलब इस नाम से लिख दो, या फिर हिंदी में कहोगे तब भी फूमडी रहेगा। तो ये जो है तैरते हुए आइलैंड है लोकटक लेक मणिपुर में। द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ फूमडी इज़ इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक, मतलब जो आपका लोकटक लेक है उसके दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट फूमडी जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैबुल लामजो, इसकी बात करें तो कैबुल लामजो नेशनल पार्क, द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन दिस एरिया इज मेड अप ऑफ दिस मास। ठीक है, सो यहाँ पर जो है कैबुल लामजो नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपको लोकटक लेक याद रखना है, आपको मणिपुर याद रखना है, आपको फूमडी याद रखनी है, आपको याद रखना है कैबुल लामजो नेशनल पार्क। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि तटीय रेखा की लंबाई के आधार पर निम्न में से राज्यों का सही क्रम ये कौन सा होगा? अवरोही क्रम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और उड़ीसा। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, वो किसकी? आंध्र प्रदेश की, फिर केरला, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका। पर देखिए ये इंडिया के वो स्टेट्स हैं जो कि समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हम गुजरात की बात करें, ये गुजरात का कोस्ट लाइन है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ें तो पड़ेगा आपका क्या? गोवा। गोवा के बाद यहाँ पर यह आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक की आप खुद देख सकते हो कितनी छोटी सी लाइन है। ठीक है, इसके बाद केरला, केरला के बाद इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद फिर ये आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी लाइन आप यहाँ पर
ईजिली इमेज में देख पा रहे हो कि सबसे लंबी लाइन किसकी होगी, आंध्र प्रदेश की। उसके बाद आता है उड़ीसा, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए हमारे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक करके सबकी कि कौन कौन से स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी लंबी है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें गुजरात की, क्योंकि वहीं से हमने स्टार्ट करा था। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है 1214.7। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो आपको याद रखना है किसकी है, गुजरात की। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगला कौन सा आता है, वो है आपका आंध्र प्रदेश, जिसको अभी हमने देखा था। सो 973.7। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु। सो सबसे पहले इधर जाएंगे गुजरात, फिर आया आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा तमिलनाडु, फिर आपका वापस इधर गुजरात के पास में मतलब महाराष्ट्र। इस तरीके से आप इसको मैप पर कई बार जब उंगली चलाओगे ना, तब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करें 652.6। उसके बाद केरला, महाराष्ट्र से सीधी कहाँ पहुँच गए, केरला पहुँच गए। केरला के बाद कहाँ पर पहुँच जाएंगे, उड़ीसा पहुँच जाएंगे। उड़ीसा में कितनी, 476.4। अब ये नंबर्स आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखने, बट आपको ये सीक्वेंस याद रखना ही है। 9 जो स्टेट है, 9 के 9 स्टेट का याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। उड़ीसा के बाद कौन सा, कर्नाटक 280 किलोमीटर। उसके बाद वेस्ट बंगाल 157.5 किलोमीटर। उसके बाद गोवा 101 किलोमीटर। इसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करें, जिसमें अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है 1962। मतलब अगर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर बात करें कि किसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तब आप अंडमान निकोबार। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की तैयारी के लिए आप करियर मित्रा के इन इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला हमारा टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए जाएंगे। दूसरा है टेलीग्राम पेड ग्रुप, इसमें आपको करंट अफेयर्स, उसके अलावा जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जो कि करंट न्यूज़ में रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट्स के वो यहाँ पर कवर अप होंगे। और तीसरा हमारा जो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश। तो किसी भी मीडियम से आप हो, इट डजेंट मैटर, आपको दोनों ही उसमें सुविधा ये मिलेगी। इसमें आपको टोटल 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा आपका सिलेबस है, जिसमें 140 क्वेश्चंस जीएस के और 60 क्वेश्चंस हिंदी के। इस तरीके से आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कंप्लीट मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा, पर्टिकुलर वो टॉपिक इन डेप्थ कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर अभी भी और आपकी तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकते, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लो। पहला जो टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है, इसको तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है। टेलीग्राम पेड ग्रुप की बात करें, अभी इसका 99 रुपये फीस है। 10 तारीख के बाद, 10 सितंबर के बाद इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ हो जाएगी। तो जल्दी करिए, अभी इसको ज्वाइन करिए। तीसरा जो हमारा 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ये है टेस्ट का, तो इसमें आपको अभी जो पेमेंट करना रहेगा ये 899 रुपये रहेगा। इसके बाद इसकी फ़ीस अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो अगर आप एक बार टेस्ट देखोगे, देन यू विल गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसकी फ़ीस जो है 899 है, यानी कि 899 रुपीज़ है। ठीक है, सो जल्दी करिए। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ, 9027281376। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा 6395649901, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। द्वीप समूह को ही चुनेंगे। इसके बाद लक्षद्वीप की बात करें मात्र 132, पुडुचेरी की बात करें 47.6, दमन और दीव की बात करें तो 42.5। अब यहाँ पर ये काफ़ी क्लोज हैं, इनको याद रखिएगा ज़रूर। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पुडुचेरी की जो कोस्ट लाइन है वो लंबी है इन कंपैरिजन टू दमन एंड दीव। टोटल अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो 7516.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है, कोस्ट लाइन है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सबसे पहली बात, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड सबमर्जेंस। अब ये इमरजेंस और सबमर्जेंस का क्या कंसेप्ट है? इमरजेंस और सबमर्जेंस, सबमर्जेंस मतलब पानी के अंदर डूब जाना, इमरजेंस का मतलब कि बाहर आ जाना। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर देखते चलो, अंग्रेजी की टेंशन मत लेना, हिंदी में बताता हुआ चलूंगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो ईजिली यहाँ पर समझ ही सकते हैं। सो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस इज फॉर्म्ड ईदर बाई एन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड और बाय द लोअरिंग ऑफ द सी लेवल। मतलब या तो समुद्र का स्तर नीचे चला जाए या फिर जो लैंड है वो ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो कोस्ट लाइन है वो इमर्ज हो जाएगी, मतलब दिखाई देने लगेगी। मतलब मान लो ये हमारा समुद्र रेखा है
और यहाँ पर समुद्र पहले यहाँ तक था, सपोज यहाँ तक था, ठीक है। अब समुद्र क्या हुआ, पीछे हट गया। जैसे ही पीछे, जितना पीछे हटता जाएगा उतना ही कोस्ट लाइन हमारी ओर दिखती चली जाएगी। सो वही बात है कि या तो समुद्र पीछे हो जाए या फिर जो है जो लैंड है वो अपलिफ्ट हो जाए। अब उसके कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं, मतलब भूकंप वगैरह आया, कुछ ऐसा हुआ कि जिससे कि अंदर से फोर्स लगा पृथ्वी के और जो पर्टिकुलर पार्ट है लैंड का वो ऊपर अपलिफ्ट हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो बार्स हो गए, स्पिट्स हो गए, लेगून्स हो गए, सॉल्ट मार्शेज हो गए, बीचेस हो गए, सी क्लिफ्स हो गई, आर्केज हो गए। ये जो है टिपिकल फीचर्स हैं इमरजेंस के, यानी कि ये सब कैसे हैं आपके मेरीन लैंड फॉर्म है। ये अलग अलग, मतलब जो लैंड आएगी ऊपर वो किस किस तरीके से आएगी, तो उन सब की बात हो रही है। इसके बाद द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट विच इज़ तमिलनाडु कोस्ट, अपीयर्स टू बी कोस्ट ऑफ इमरजेंस। ये ज़रूर याद रखना है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है, किसका, कोस्ट ऑफ इमरजेंस का, ठीक है। सो द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो पूर्वी तट है हिंदुस्तान का, स्पेशली जो साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण पूर्वी भाग है, जिसमें हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु कोस्ट की, वो हमारा क्या है, कोस्ट ऑफ इमरजेंस है। इसके बाद द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन द ईदर अदर साइड या फिर अदर हैंड इज बोथ इमरजेंट्स एंड सबमर्जेंट। यहाँ पर आपको इमरजेंस और सबमर्जेंट दोनों के ही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। द नदर्न पोर्शन ऑफ द कोस्ट, मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका जो उत्तरी भाग है उसकी बात करें तो वो आपका क्या है, वो सबमर्ज्ड है, यानी कि वो समुद्र के अंदर मतलब गया हुआ है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग एंड द सदर्न पोर्शन दैट इज द केरला कोस्ट। केरला कोस्ट की बात करें तो वो क्या है, आपका एग्जाम्पल है इमरजेंट का, मतलब वो जो है ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई हमारी सबमर्जेंस और इमरजेंस की। तो यहाँ पर मैंने और उसको शॉर्ट में लिख दिया है कि कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस की बात करेंगे तो कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु का है, और मालाबार कोस्ट जो कि केरला कोस्ट है। तो ये आपके क्या है, किसके एग्जाम्पल है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस के। जब हम कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस की बात कर रहे हैं, मतलब समुद्र में डूब जाना समथिंग लाइक, तो वो आपका कोंकण कोस्ट हो गया, जो महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट, ये सब क्या है आपका कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, मतलब ये वाला टॉपिक जो है आपका कवर अप हो जाएगा, पूरा कुछ बचेगा नहीं इसमें। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें, मतलब ये जो हमारा पश्चिमी तट है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण इन द नॉर्थ। नॉर्थ में सबसे पहले क्या आएगा आपका, रण ऑफ कच्छ आएगा। उसके बाद यहाँ से लेके जो है कन्याकुमारी इन द साउथ, ठीक है, कन्याकुमारी तक ही चलता है। रण ऑफ कच्छ से लेके और कन्याकुमारी तक ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का है। दीज आर नैरो प्लेन्स विद एन एवरेज विथ ऑफ 65 किलोमीटर, मतलब इनकी जो चौड़ाई है इस पूरे वेस्टर्न कोस्ट की या फिर पश्चिमी तट की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, मात्र 65 किलोमीटर की ही इसकी चौड़ाई। यहीं एक इम्पॉर्टेंट हमारा फॉल्स पड़ता है जो कि गरसोपा फॉल्स या फिर जोग फॉल्स, जोग झरना भी इसको बोलते हैं, जो कि शरावती रिवर पर बनता है, वो यहीं पर बनता है शरावती रिवर के द्वारा। अच्छा, दुनिया में अगर हम बात करें तो एंजल फॉल्स, ये जो वेनेजुएला में है, ये दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसके अलावा टुगेला फॉल्स की बात करें, ये आपका ड्रैकन्सबर्ग में है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन विच इज़ इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये आपका दूसरा सबसे हाइटेड वाटरफॉल है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो हम जोग फॉल्स की बात कर रहे हैं, और ये शरावती रिवर के ऊपर बनता है, मतलब शरावती रिवर इसको बनाती है, गरसोपा या फिर जोग रिवर, मतलब जोग फॉल्स जो भी कह लें। दुनिया में बात करें, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, एंजल फॉल्स। ये 979 मीटर के आसपास की हाइट है। इसके अलावा ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन जो कि साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर एक झरना है जो कि सेकंड नंबर अब आता है हाईएस्ट माउंटेन मतलब फॉल्स की कैटेगरी में, तो वो है आपका टुगेला फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला प्लेन की। द केरला प्लेन ऑल्सो नोन एज मालाबार प्लेन, इसी को मालाबार प्लेन भी बोला जाता है। अब इसको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक है आपका बिटवीन मैंगलोर एंड कन्याकुमारी, मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में। दिस इज़ मच वाइडर देन द कर्नाटका प्लेन, ठीक है, कर्नाटका प्लेन के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, चौड़ाई ज़्यादा है, एंड इट इज़ अ लो लाइंग प्लेन। द एग्जिस्टेंस ऑफ लेक। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की तैयारी के लिए आप करियर मित्रा के इन इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला हमारा टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए जाएंगे। दूसरा है टेलीग्राम पेड ग्रुप, इसमें आपको करंट अफेयर्स, उसके अलावा जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जो कि करंट न्यूज़ में रहे हैं
वो सारे टॉपिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट्स के वो यहाँ पर कवर अप होंगे। और तीसरा हमारा जो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश, तो किसी भी मीडियम से आप हो, इट डजेंट मैटर, आपको दोनों ही उसमें सुविधा ये मिलेगी। इसमें आपको टोटल 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा आपका सिलेबस है, जिसमें 140 क्वेश्चंस जीएस के और 60 क्वेश्चंस हिंदी के। इस तरीके से आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और ये कंप्लीट मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा, पर्टिकुलर वो टॉपिक इन डेप्थ कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर अभी भी, और आपकी तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकते, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लो। पहला जो टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है, इसको तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है। टेलीग्राम पेड ग्रुप की बात करें, अभी इसका 99 रुपये फीस है। 10 तारीख के बाद, 10 सितंबर के बाद इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ हो जाएगी। तो जल्दी करिए, अभी इसको ज्वाइन करिए। तीसरा जो हमारा 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ये है टेस्ट का, तो इसमें आपको अभी जो पेमेंट करना रहेगा ये 899 रुपये रहेगा। इसके बाद इसकी फ़ीस अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो अगर आप एक बार टेस्ट देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसकी फ़ीस जो है 899 है, यानी कि 899 रुपीज़ है। ठीक है, सो जल्दी करिए। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ, 9027281376। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा 6395649901, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। लेगून्स, बैक वाटर्स, स्पिट्स एक्सेट्रा इज द सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स ऑफ द केरला कोस्ट। मतलब केरला कोस्ट में आपको लेगून देखने को मिलेंगे, आपको झीलें देखने को मिलेंगी, आपको बैक वाटर्स देखने को मिलेंगे, ये सब यहाँ के फीचर्स हैं। द बैक वाटर्स लोकली नोन एज कयाल्स, जो ये बैक वाटर्स है इनको जो है लोकली स्थानीय रूप से क्या नाम से पुकारा जाता है, कयाल्स बोला जाता है। आर द शॉलो लेगून्स और इनलेट्स ऑफ द सी लाइंग पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। द लार्जेस्ट एमंग देम इज द वेम्बनाड लेक। जो वेम्बनाड लेक है वो कैसी है आपकी, वो यहीं पर लोकेटेड है। आगे हम बात करें पूर्वी तटीय भाग की, तो ये स्टार्ट होता है आपका सुवर्ण रेखा रिवर से, मतलब मान के चलिए कि आपका पश्चिम बंगाल उड़ीसा से स्टार्ट होता है उस बॉर्डर से, और कन्याकुमारी तक चलता है। मेजर पार्ट इस पूरे प्लेन का इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एलुवियल फिलिंग्स ऑफ द लिटोरल जोन रिलेटिंग टू और ऑन द शोर ऑफ द सीज और अ लेक by the rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, comprising some of the largest deltas। मतलब यहाँ पर जो है ये जो रिवर हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सब जो है अपने साथ में एलिवल सॉइल लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं, वो यहाँ पर फिल करती रहती हैं। उसी की वजह से ये पूरा यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, डेल्टा क्रिएट हुए हैं। In contrast to the west coastal plains, these are extensive plains with an average width of 120 किलोमीटर। मतलब हम बात कर रहे थे अभी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, जो पश्चिमी तटीय भाग है वो उसकी चौड़ाई कम है, बट पूर्वी वाले की चौड़ाई ज़्यादा है, 120 किलोमीटर इसकी एवरेज चौड़ाई है। दिस प्लेन इज़ नोन एज द नदन सरकार। अब ये नदन सरकार कहाँ का, मतलब किस किस के बीच में, महानदी और कृष्णा जो रिवर्स हैं इसके बीच में ये नदन सरकार, एंड कर्नाटक बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच में इसको कर्नाटक बोला जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं महानदी की और कृष्णा की, तो उसके बीच में क्या बोला जाता है, इसको नदन सरकार बोला जाता है। चलो, इसके बाद उत्कल प्लेन की बात करें। उत्कल प्लेन कंप्राइजेज कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो तटीय भाग है वो हमारा क्या है, उत्कल प्लेन है। इट इंक्लूड्स महानदी, डेल्टा एंड चिल्का लेक। अब इसमें जो है इंक्लूड है आपके महानदी का डेल्टा इसके अंदर आता है, चिल्का लेक इसके अंदर आती है, विच इज़ द बिगेस्ट लेक इन इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्रा प्लेन की। तो साउथ ऑफ उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन के दक्षिण में वहाँ से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड करती है कहाँ तक, पुलिकट लेक तक। पुलिकट लेक हैज़ बीन बार्ड बाई अ लॉन्ग सैंड स्पिट नोन एज श्रीहरिकोटा आइलैंड, which is used by ISRO as launching facility. The most significant feature of this plain is the delta formation by the rivers Godavari and Krishna। मतलब ये जो पूरा रीजन है इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। The two deltas have merged with each other and formed a single physiographic unit. The combined delta has advanced by about 35 kilometer towards the sea during the recent year
years. This is clear from the present location of the Koleru Lake, which was once a lagoon at the shore but now lies far inland. कोस्टलाइन ऑफ इमरजेंस, तो यहाँ पर कोस्टलाइन ऑफ इमरजेंस का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो डेल्टा फॉर्म हुआ आपका गोदावरी रिवर और जो आपका कृष्णा रिवर है उससे, वो डेल्टा धीरे धीरे कंबाइन होता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि कोलेरू लेक एक टाइम पर लेगून हुआ करती थी, बट अब ये इनलैंड लेक हो गई, मतलब अंदर की तरफ आ गई। और ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस का। इसके बाद तमिलनाडु प्लेन की बात करें तो इट स्ट्रेचेज फॉर 675 किलोमीटर फ्रॉम पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी। पुलिकट लेक से ये स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी तक जाती है 675 किलोमीटर अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट्स एवरेज विद, मतलब इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन इज द कावेरी डेल्टा। यहाँ पर पड़ता है आपका कावेरी डेल्टा, वेयर द प्लेन इज़ 130 किलोमीटर विद, मतलब यहाँ पर जो चौड़ाई है इस पूरे मैदान की वो कितनी है, 130 किलोमीटर है। द फर्टाइल सॉइल एंड लार्ज स्केल इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैव मेड द कावेरी डेल्टा द ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया। मतलब यहाँ पर जो ये पूरा मैदान है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है और उससे जो है साउथ इंडिया जो है एक ग्रीनरी पूरा बन जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 इसको आप सुमेलित करना है आपको। एक तरफ द्वीप दे रखे हैं, एक तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले माजुली की बात करें तो ये आपका असम में है, नेत्राणी की बात करें कर्नाटका में है, अगाती की बात करें लक्षद्वीप में, एलिफेंटा की बात करें तो महाराष्ट्र में। सो इस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो ये जो द्वीप हैं इनका तो हमने कोड बना लिया कि किस तरीके से ये कौन कौन से राज्य में हैं। बाकी अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, माजुली द्वीप के बारे में बात करें तो ये किसी भी रिवर पर बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है ये और असम में पड़ता है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू कोर्स चेंज बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी मेनली द लोहित। मतलब ये जो पूरा आइलैंड बना इसका रीज़न ये था कि इन रिवर्स ने अपना जो रूट था वो रूट इनका चेंज हो गया, इसकी वजह से ये फॉर्म हुआ। ये आप जैसा यहाँ पर देख रहे हो, स्पेशली इसमें लोहित रिवर, ये यहाँ पर पड़ता है आपका माजुली द्वीप। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये जो किसी रिवर पर लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नेत्रानी आइलैंड की, तो नेत्रानी आइलैंड को इसको क्या बजरंगी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और मुरुदेश्वर यहाँ पर एक मंदिर है उसके नाम पर भी इसको मुरुदेश्वर आइलैंड भी बोला जाता है और इसी को पिजन आइलैंड भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं। इसके बारे में हमने शायद पहले ही क्वेश्चन में इसमें देखा है आज के सेशन में। इज़ अ स्मॉल आइलैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द अरेबियन सी, सम ऑफ द बेस्ट साइट्स फॉर स्कूबा डाइविंग। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के लिए मतलब एकदम बेस्ट साइट है ये। कम्स इन उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका नियर कारवार। ठीक है, यूज्ड बाय द इंडियन नेवी फॉर टारगेट प्रैक्टिस। भारत की जो नौसेना है वो इसमें टारगेट प्रैक्टिस करती है। इसके बाद अगाती आइलैंड की बात करें तो अगाती आइलैंड आपका कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। अब ये एक एटोल है। ठीक है, अच्छा क्या होते हैं एटोल, ज़रा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, देखते हैं किसको पता है। इसके बाद अगाती एरोड्रोम इज़ द ओनली एयरपोर्ट इन द लक्षद्वीप। यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज है। ये आपका इधर साइड में ये पड़ता है कोचीन, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कोचीन है और यहाँ से ये आपका अलग अलग आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। इसमें आपका यहाँ पर पड़ता है अगाती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अमीनी द्वीप यहाँ पर पड़ता है और ये कई सारे यहाँ पर हैं, एंड्रोट यहाँ पर है, कल्पेनी है, कावारती है। कावारती के बारे में क्या कुछ जानते हो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड करा हुआ है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले आइलैंड की। तो एलिफेंटा आइलैंड की बात करें तो एलिफेंटा आइलैंड के बारे में कुछ तो आप जानते ही होंगे। इसको और किस नाम से जाना जाता है तो इसको घारापुरी अ प्लेस ऑफ केव्स इस नाम से भी जाना जाता है और पूरी आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द मुंबई हार्बर। मुंबई बंदरगाह पर ये पूरा लोकेटेड है। इट कम्स अंडर द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एडमिनिस्टर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि सेंट मैरी आइलैंड ये जो है कौन से राज्य में लोकेटेड है तो ये है आपका कर्नाटका राज्य में लोकेटेड। ठीक है, सेंट मैरी आइलैंड। अब क्या कुछ है सेंट मैरी आइलैंड के बारे में, लेट्स सी। इसी को कोकोनट आइलैंड भी बोला जाता है और
थोनेस्पार भी इसको बोला जाता है। आर सेट ऑफ 4 स्मॉल आइलैंड, ये 4 छोटे छोटे आइलैंड का एक सेट है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, ऑफ द कोस्ट ऑफ मालपे इन उडुपी, उडुपी कर्नाटका, मतलब कर्नाटका से दूर, ये मतलब ऑफ द कोस्ट है। और इट इज़ अनहेबिटेटेड आइलैंड, मतलब यहाँ पर जनता जो है वो नहीं रहती, लोग यहाँ पर नहीं रहते। अकॉर्डिंग टू लीजेंड इट वॉज फर्स्ट सीन बाई वास्को डिगामा ऑन द वे टू कोझिकोड, जब वो कोझिकोड आता तब उसने इस आइलैंड को देखा था। सो ये यहाँ पर इसका मैप है, मतलब ये उडुपी या फिर मालपी से हम बात करें, मालपी बीच से काफ़ी दूर ये अरेब के सागर में है, यहाँ पर अरेबियन सी में लोकेटेड है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये आपका कावई आइलैंड, ये जो है कौन से राज्य में लोकेटेड है ये आपको बताना है यहाँ पर। अब ये आंध्र प्रदेश में है, केरला में, कर्नाटक में, या फिर ये है आपका वेस्ट बंगाल में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, कर्नाटका में ये लोकेटेड है कावई आइलैंड। सो लेट्स सी, अब ये कावई जो बैक वाटर्स है इसके बारे में क्या कुछ है। कावई बैक वाटर्स इन द कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला फ्रॉम द लार्जेस्ट लेक in the Malabar region, North Kerala and the third largest in Kerala। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ये दीवर आइलैंड कर्नाटका में है, ये कौन सा युग्म सुमेलित है आपको ये बताना है। ठीक है, एक एक करके बाकी अभी हम देखेंगे इसमें क्या कुछ है इसमें। सो सबसे पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इसके बाद मुनरो आइलैंड की बात करें, ये केरला में, ये यहाँ पर सही है। ठीक है, बाकी ये इल्हा ग्रैंडी आइलैंड ये असम में गलत है, और उमानंदा आइलैंड गोवा ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सही कौन सा है, सिर्फ बी वाला यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर एक एक करके जरा देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीवर आइलैंड की। दीवर आइलैंड कहाँ पर है, गोवा में पड़ता है। कहाँ पर, मंडोवी रिवर पर, कोंकण रेलवे यहाँ से पास होती है। इसके बाद मुनरो आइलैंड की बात, नेक्स्ट हम बात करें मुनरो आइलैंड की। तो इसको मुनरो आइलैंड भी बोला जाता है और इसको मुंड्रो थुरुपुतु ये भी बोला जाता है। ये एक इनलैंड आइलैंड है, और ये ग्रुप जो मतलब आइलैंड का ग्रुप है ये लोकेटेड कहाँ पर है, कन्फ्लुएंस जहाँ पर आपका अष्टमुडी लेक और कलाडा रिवर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर है ये, कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में। तो एग्जैक्टली आपको ये याद रखना है कि केरला में है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इनलैंड आइलैंड है ये। और इट इज़ ग्रुप ऑफ 8 स्मॉल आइलैंड। ठीक है, आइसलेट्स, छोटे छोटे ये 8 स्मॉल आइसलेट्स हैं, इनको ये मिला हुआ है, ये मिलकर बना है। द प्लेस इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ रेजिडेंट कर्नल जॉन मुनरो ऑफ द फॉर्मली प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर। पहले जो त्रावणकोर स्टेट हुआ करती थी उसमें एक ये आपके कर्नल थे जॉन मुनरो, उनके नाम पर ये नेम्ड है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रैंड आइलैंड की। अब ये जो ग्रैंड आइलैंड है इसी को इल्हा ग्रैंडे और बेट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सपीरियंस अंडर वाटर एक्टिविटीज़ इन गोवा। सो ये कहाँ पर लोकेटेड है, आपका गोवा में लोकेटेड है। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद उमानंदा आइलैंड की बात करें तो ये आपका असम में लोकेटेड है, गुवाहाटी सिटी के पास में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और ये स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइसलेट से इन द मिडल ऑफ ब्रह्मपुत्र। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का तट रेखा की लंबाई के आधार पर सही क्रम क्या होगा। लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, दमन। तो देखो ये यहाँ पर सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, अभी देखो हमने पूरा ये इसके बारे में देखा भी था, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, इस पूरी लिस्ट की हमने अभी बात करी थी। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है, 132 किलोमीटर। ठीक है, गोवा की बात करें 102 किलोमीटर, तो पहले नंबर पर ये आएगा, फिर आएगा आपका गोवा, तीसरे नंबर पर फिर आएगा आपका पुदुचेरी, इसकी कितनी है 47.6, और उसके बाद फिर आएगा आपका दमन सबसे आखिरी में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कोड रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब कोड क्या, सबसे पहले लक्षद्वीप, फिर गोवा, फिर पुदुचेरी और फिर दमन। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, कि यह भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभयारण्य और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्टेटमेंट सही है। इन्हें क्रमशः 1980 और 1982 में कच्छ की खाड़ी में बनाया गया था। किसे, भारत के पहले समुद्री वन्यजीव अभयारण्य को, उसके बाद पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा कि बोथ यहाँ पर सही है। सो
कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभयारण्य और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो क्रमशः 1980 और 1982 में कच्छ की खाड़ी में बनाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं पिरोटन द्वीप, नाराला द्वीप, आज़ाद द्वीप और येसिटारा द्वीप, ये निम्न में से कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये आपको बताना है कच्छ के रण में है, कच्छ की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में, या फिर ये है आपके मन्नार की खाड़ी में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि कच्छ की खाड़ी में ये लोकेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अगला और आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है वो किस नगर से गुजरती है। सो ऑब्वियस सी बात है इलाहाबाद यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। सो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जस्ट वेस्ट टू द टाउन ऑफ मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो आज के इस वाले सेशन को अब दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और मेरी ये कोशिश रहेगी कि कुछ और इन्फॉर्मेटिव और एग्जैक्टली जो एग्जामिनेशन में पूछा जाए उस सबको यहाँ पर इंक्लूड करूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।